जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम लोग प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। साथियों, संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जिसको संविधान की आत्मा, संविधान की आभूषण या फिर संविधान की जन्म कुंडली के नाम से जाना गया है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले हम संविधान की प्रस्तावना क्या होता है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इस संविधान की प्रस्तावना से हमें कौन कौन सी बातों का पता चलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों, शुरुआत करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिन लोगों ने भी पॉलिटी सबसे पहले पढ़ रखी होगी उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रखा होगा। यानी कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। मैं इन पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को 2-3 डेट याद रखनी है, जिससे कि आपको संविधान की प्रस्तावना के संबंध में आपको सारी जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक डेट याद रखनी है कि आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 आपको ये डेट याद रखनी है। ये जो डेट है साथियों, इस डेट में हमारे जो भारत की संविधान सभा के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस दिन जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव होता है उसको संविधान सभा में रखते हैं। तो हमारा जो संविधान सभा होता है, जो कौन रखते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को किसको रखा? जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कहां पर रखा? संविधान सभा में रखा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होना है। अब देखिए आगे, हम ये जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, भारत के संविधान का प्रियम्बल है, उसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका के नाम से क्यों जानते हैं? तो इस पर मैं आपको बताता हूं कि इसका कारण यह है कि हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी पर हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है आधारित होने के कारण हम इस संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसका कारण क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, इसको आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, आप नोट करके लिखते जाइए। और एक चीज, आप लोग जब भी क्लास अटेंड करते रहते हैं तो नोटबुक पेन अपने साथ रखिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको नोट करते जाएंगे तो आपके पास समझ के साथ साथ एक बेहतरीन नोट्स तो तैयार होगा ही होगा, और आपको क्या होगा, एक रिवीजन के टाइम में चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लियर? तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि वर्तमान संविधान की प्रस्तावना, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण, उद्देश्य प्रस्ताव आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका के नाम, उद्देश्य का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य का भी कहा जाता है। अब तो बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर? तो मैं क्या बोला, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, और ये वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण हम इसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब देखिए, और एक आपको डेट याद रखना है। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को तो रखा गया, लेकिन ये जो संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो 22 जनवरी 1947 जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में रखते हैं, वो क्या होता है, उसको संविधान सभा के द्वारा, इसको लिख सकते हो, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया
गया। अब देखो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन इसको कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को कहां पर स्वीकार किया गया, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। दूसरी चीजें, अब आपको एक और डेट याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1949 जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वही हमारा क्या है, प्रस्तावना है। तो हमारा 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट होने लग गई है कि 13 दिसंबर 1946 से जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है। इसीलिए हम प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब फिर संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, 17 अक्टूबर 1949 को। लेकिन आगे अब ये लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, प्रस्तावना लागू होता है, प्रस्तावना को लागू किया जाता है। क्लियर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लोगों को डेट भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया, कब ये पारित हो गया, कब फिर प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया और प्रस्तावना कब संपूर्ण रूप से लागू हो गया। ये था आप लोगों का इतिहास या फिर प्रस्तावना से संबंधित हिस्ट्री। अब देखिए आप लोगों को यहाँ तक तो मैं बता दिया, लेकिन आगे आप लोगों को एक चीज समझना है कि इस प्रस्तावना से संबंध में एक वाद आता है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहता है उसको कहते हैं बेरुबारी वाद। उसको क्या बोलते हैं, बेरुबारी वाद। उसको क्या बोलते हैं, बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद ये कब आता है, 1960 में आता है। अब देखिए बेरुबारीवाद का संबंध का किससे है बोलने से, संविधान की प्रस्तावना से है। अब ये बेरुबारीवाद क्या होता है, जब ये बेरुबारीवाद कब आता है, 1960 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, किसका डिसीजन आता है, सर्वोच्च न्यायालय। अब क्या डिसीजन आता है इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि पहला चीज तो ये बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। अब देखिए बेरुबारीवाद कब आता है, 1960 में आता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो प्रस्तावना है वो किसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। ये कौन बोलता है, बेरुबारीवाद में कौन निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। लेकिन उसमें और एक बोलता है कि संविधान जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है तथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तथा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर। ये किसका डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। और किसमें डिसीजन दिया है, बेरुबारीवाद में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि संविधान का भाग कौन नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद और एक वाद आता है, वो है दोस्तों, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला लिख लिए, इसके ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपको डेट भी याद रखना है, 1973 में आता है। अब देखिए
बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि प्रस्तावना किसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कब आता है 1973 में आता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर बनाम से क्या तात्पर्य है? बनाम से तात्पर्य है कि जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ क्या करती है, केस दर्ज करती है या फिर केस करती है तो उसको हम लोग बनाम कहते हैं, या फिर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के नाम से भी इसको जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को मैं जैसे लिख दिया हूं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। क्या डिसीजन आता है? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोलता है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। और क्या बोलता है? इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए, पहले बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जब डिसीजन देता है तो बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आप बोल रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट कभी बोल रहा है कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में खुद के डिसीजन के खिलाफ वो डिसीजन देता है और कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन संभव है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? बार बार अपने डिसीजन में चेंज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 137 यानी कि 137 के तहत उसको एक पावर है जिसको बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, जो क्या करती है, अपने दिए गए निर्णय में क्या कर सकती है, रिव्यू करके यानी कि जांच करके वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसी पावर के तहत क्या करता है, अपने दिए गए डिसीजन में क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, उसमें क्या करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है। कौन से आर्टिकल के तहत? सुप्रीम कोर्ट को एक आर्टिकल यानी कि 137 जिसको न्यायिक समीक्षा की संधि या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये संशोधन किया जा सकता है करके बोला, तभी से संविधान में संशोधन होता है। संविधान में संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 1976 में। कब? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। और इसके तहत संविधान में कितने शब्द जोड़े गए, इसको मैं आगे बताता हूं, इसको इरेज करके। यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई चीज में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जो आंसर है आगामी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तभी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार क्या हुआ है? संशोधन किया जा चुका है। एक बार संशोधन हुआ है। और वो कब हुआ है साथियों? वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इसके तहत कितने शब्द जोड़े गए? इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और उस 3 शब्द को एज इट इज आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये चीजें आप लोगों को स्टार लगाकर लिखना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है, कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, बोले तो एक बार हुआ है। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। और 3 शब्द कौन कौन से अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो पहला शब्द है साथियों समाजवादी।
पहला क्या शब्द है? समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। दूसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द है साथियों अखंडता। तीसरा शब्द क्या है? अखंडता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर प्रस्तावना से संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो इस टाइप से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो क्या प्रश्न बन सकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। वो संशोधन कब हुआ है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 था। उसके तहत संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द अखंडता। क्लियर? तो संविधान की प्रस्तावना अब तक एक बार संशोधन हुआ है जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976, आप लोग लिख सकते हैं नोट करके, 42वां संविधान संशोधन 1976 में तो हुआ, लेकिन ये लागू कब से हुआ अगर पूछे तो ये लागू जो होता है दोस्तों 1977 से होता है। कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लिख सकते हो 42वां संविधान संशोधन 1976 कब से लागू होता है? 3 जनवरी 1977 से लागू होता है। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को नोट करके रखना है। कब होता है? 76 में होता है, लेकिन लागू कब से होता है अगर पूछे तो 3 जनवरी 1977 से 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू होता है। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, अब देखिए ये चीजें तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर एक्चुअल में प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना हम किसको कहेंगे? मैंने तो बोल दिया कि प्रस्तावना उद्देश्य का प्रस्ताव से ही क्या बना? प्रस्तावना बना है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रस्तावना होता है ये प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम प्रस्तावना को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना, सबसे पहले प्रश्न आता है माइंड में कि प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना क्या है? आपके माइंड में भी आ रहा होगा, तो हम इसी को, आपके माइंड में जो सवाल आ रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना हम उसको कहेंगे जिसमें 3 चीजों का उल्लेख होता है। सर वो 3 चीजें कौन कौन सी है? आप बोल रहे होंगे कि सर वो 3 चीजें कौन कौन सी है? तो चलिए उन 3 चीजों के बारे में हम बताते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में 3 चीजों का उल्लेख होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रस्तावना बोलेंगे। पहला क्या बोलेंगे? उद्देश्य। पहला क्या चीज? उद्देश्य। दूसरा चीज लागू। इसको इसी तरह से लिखिएगा, मैं इसको आप लोगों को अभी समझाता हूं। और इसका विस्तार। अब देखिए प्रस्तावना क्या है, हमारे माइंड में एक सवाल है कि प्रस्तावना होता क्या है, तो हम उसी को क्या कर रहे हैं? समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रस्तावना हम उसको कहेंगे जिसमें 3 चीजों का उल्लेख होगा, उद्देश्य, लागू, विस्तार। सर समझ में नहीं आया, चलिए इसको हम समझाते हैं। देखिए उद्देश्य का मतलब होता है कि जो कानून बनाया जा रहा है या फिर जो कानून बनाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बात का जिसमें भी उल्लेख होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रस्तावना बोलेंगे। यानी कि जो कानून का निर्माण किया गया है, जो कानून निर्माण किया गया है, जो कानून या फिर नियम, जो कानून या फिर नियम क्या किया है? निर्माण किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? इसके बारे में जिसमें उल्लेख होगा, इसके बारे में जिसमें क्या होगा? उल्लेख होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रस्तावना बोलेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज ये होगा कि जो कानून बनाया गया है वो कहां पर लागू होगा, किस किस पर लागू होगा, उसके बारे में जिसमें हमको उल्लेख देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रस्तावना। जो कानून बनाया गया है वो कहां पर लागू होगा, जो कानून बनाया गया है वह किस पर लागू होगा?
किस पर लागू होगा या फिर कहाँ कहाँ पर लागू होगा, उसके बारे में जहाँ पर उल्लेख देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रस्तावना बोलेंगे। ठीक, अब देखिए विस्तार, जो कानून बनाया गया है, जो हमने नियम बनाया है, वो नियम कहाँ पर, मतलब उसका विस्तार कहाँ है, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर होगा, उसके बारे में जहाँ पर उल्लेख देखने को मिलेगा उसे हम लोग संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं। यानी कि जो नियम बनाया गया है, जो नियम निर्माण किया गया है उसका विस्तार या फिर क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में जहां पर उल्लेख देखने को मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रस्तावना बोलते हैं। तो आप लोगों के माइंड से वो डाउट क्लियर हो गया होगा, प्रस्तावना किसको कहेंगे। प्रस्तावना उसको कहेंगे जिसमें 3 चीजों का उल्लेख होता है, पहला उद्देश्य, दूसरा लागू और तीसरा विस्तार। किसका उद्देश्य, किसका लागू और किसका विस्तार बोलने से कानून का उद्देश्य क्या है, कानून कहाँ कहाँ पर लागू होगा और कानून का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, उसके बारे में जहाँ पर उल्लेख देखने को मिलते हैं उसे हम लोग संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, सब चीज क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग नोट करते जाइए ताकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स होगा जो कि आप लोगों को रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प करेगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, प्रियम्बल जो हमने पढ़ रहा था। अब देखिए जो हम प्रस्तावना तो बोल रहे हैं, आप लोग ये बोल रहे होंगे कि सर आप प्रस्तावना के बारे में तो बता ही नहीं रहे हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत्सर 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीजें आप बता ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे होंगे ये चीजों पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, प्रस्तावना से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो सारी चीजें तो आपको बुक में लिखी हुई मिलेगी क्योंकि उसको आप रट भी सकते हैं, लेकिन रटने से ज्यादा बेहतरीन होगा आप लोगों को समझना। तो चलिए उसको देखते हैं। अब मैं कहाँ पर, अब देखिए प्रस्तावना क्या है इसको तो मैंने बता दिया, लेकिन अब इस प्रस्तावना को देखने से क्या चीजें स्पष्ट होती है, ये भी हमारे माइंड में सवाल आता है कि प्रस्तावना को देखने से किन किन चीजों के बारे में हमको स्पष्टता आती है, क्या क्या चीजें स्पष्ट होती है। अब देखिए प्रस्तावना को देखने से क्या चीजें स्पष्ट होती है। अब यहां लिख सकते हैं प्रस्तावना को देखने से क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होती है। यानी कि सवाल यह है कि प्रस्तावना को जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें हमको दिखाई देती है, क्या क्या चीजें हमको स्पष्ट होती है। तो प्रस्तावना को देखने से हमको मुख्य मोटा मोटा 3-4 चीजें दिखाई देती है। जैसे पहले सरकार का स्रोत क्या है, पहला चीज अगर मैं बात करूं कि सरकार का स्रोत क्या है, यानी कि संविधान का स्रोत क्या है। दूसरा हमको पता चलता है कि सरकार की प्रवृत्ति क्या है, सरकार की प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर क्या है। ठीक है। अगला चीज हमको देखने को मिलता है कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के बाद हमको संविधान लागू होने की तिथि, क्या चीज देखने को मिलता है, संविधान लागू होने की तिथि, जो मैं अभी बताया था 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत्सर सन 2006 विक्रमी। तो ये चीजें हमको संविधान की प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है। क्लियर। क्या क्या चीजें स्पष्ट है, संविधान का स्रोत क्या है, सरकार की प्रकृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इस संविधान लागू होने की तिथि, ये चीजें हमको प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। क्लियर। अब देखिए संविधान का स्रोत क्या है, स्रोत से तात्पर्य है जैसे हम संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ पर देखना
संविधान की जो हम भारत के लोग, यहाँ लिखा होता है संविधान की पहली लाइन में क्या लिखा रहता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये चीजें आपको देखने को मिली होगी। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया इंग्लिश में, जैसे हम भारत के लोग लिखा हुआ है तो हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख है। संविधान की पहली लाइन में क्या उल्लेख है, हम भारत के लोग जैसे क्या उल्लेख है, शब्दावली का उल्लेख है, शब्दावली का है कि नहीं है। संविधान की प्रस्तावना को पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहला ही लाइन में हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख है। और जब मैं इस संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन को पढ़ता हूं तो हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख देखने को मिलता है। और इस हम भारत के लोग जैसे शब्दावली को पढ़ता हूं तो मुझे दो चीजें स्पष्ट होती है। क्या चीजें दो स्पष्ट होती है, पहला चीज ये स्पष्ट होता है कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। अब इस संविधान का स्रोत जनता है से तात्पर्य है कि भारत में जनता ही सर्वोच्च है। क्या है, भारत में जनता ही सर्वोच्च है। दूसरा क्या होता है, भारत में जनता ही क्या है, सर्वोच्च है। देखिए मैं बोला कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है से तात्पर्य है कि हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख है पहली लाइन में। और जब हम इस हम भारत के लोग जैसे शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं तो हमको दो चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि यानी कि हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। और दूसरा चीजें स्पष्ट होती है कि भारत में जनता क्या है, सर्वोच्च है। क्लियर हो गया, मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब देखते हैं कि उद्देश्य, सरकार की प्रकृति क्या है। अब देखिए सरकार की प्रकृति, सरकार की प्रकृति से तात्पर्य है कि सरकार का नेचर क्या है, सरकार का नेचर क्या है। तो हम देखते हैं कि सरकार का नेचर क्या है। तो इसमें देखते हैं कि आगे लिखा हुआ है हम भारत के लोग जैसे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सरकार की प्रकृति, इसको मैं मिटा देता हूं और पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर होते रहे और नोट्स बनाने में भी आसानी होगा। दूसरा चीज सरकार की प्रकृति, दूसरा चीज संविधान की प्रस्तावना को देखने से क्या स्पष्ट होता है, सरकार की प्रकृति। दूसरा यहां पर लिख लीजिए सरकार की प्रकृति, सरकार की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर आपको पहला चीज स्पष्ट होगा कि पहला ये लिख सकते हैं, पहला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है, इसको समझिए। प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि निर्णय लेने की क्षमता। क्या है, निर्णय लेने की क्षमता। क्या है, निर्णय लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ये हमको कहां से स्पष्ट देखने को मिलता है, संविधान की प्रस्तावना से देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि हम क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि हमारा जो सरकार है चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे बाह्य मामले हो, किसी भी मामलों में क्या है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्या है, यानी कि इसका तात्पर्य है कि सरकार क्या है, आंतरिक हो चाहे बाह्य मामले हो, बाह्य मामलों में क्या है, निर्णय लेने के लिए क्या है, हेतु स्वतंत्र है। क्लियर है। क्या है, हमारी जो सरकार है प्रभु, जो कहां से स्पष्ट हो रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा कहां है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। और वहीं से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि हमारी जो सरकार है क्या है, निर्णय लेने की क्षमता है, जो आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि भारत की विदेश नीति क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, विदेश नीति स्वतंत्र है। क्लियर।
यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी जो भारत की विदेश नीति है वो क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा भारत आंतरिक हो चाहे बाह्य मामले हो उसमें निर्णय लेने के लिए वो किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, बल्कि वो क्या है, स्वतंत्र है। क्लियर हो गया, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा चीज लिखा हुआ है समाजवादी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, समाजवादी। समाजवादी, क्लियर। समाजवादी से तात्पर्य है कि संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण है। क्या है, संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण। समाजवादी से आप इतना समझ सकते हैं, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। क्लियर। अगला आता है पंथ निरपेक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट आपको शब्दावली है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसको सेक्युलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्युलर। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को कभी भी धर्म निरपेक्ष से न जोड़िए, पंथ निरपेक्ष ज्यादा सुटेबल लगता है। क्लियर। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य, इसको समझिए। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि सरकार का कोई एक धर्म नहीं है। क्या नहीं है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार किसी एक धर्म के साथ या फिर किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार सभी धर्मों को समान व्यवहार के साथ देखेगी या फिर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार रखेगी। ये है पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य। अब इसको लिख सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यानी कि जैसे बहुत से राष्ट्र होते, जैसे पाकिस्तान हो गया, इस्लामिक राष्ट्र है, तो वैसे हमारा राष्ट्र नहीं है। हमारा राष्ट्र क्या है, पंथ निरपेक्ष है। जो कहाँ से स्पष्ट होती है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से स्पष्ट होती है कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ सरकार का कोई धर्म नहीं है। क्लियर। दूसरा, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, एक धर्म को बढ़ावा। क्लियर, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। दूसरा, तीसरा, सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और चौथा लिख सकते हैं, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। क्लियर। इतनी चीजें आपको पंथ निरपेक्ष से आप लोगों को क्या हो, स्पष्ट होती है। पंथ निरपेक्ष से सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। लेकिन आप लोग को एक नोट करके लिखना है। क्या नोट करके लिखना है, हर चीज में नोट करके लिखना है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर रहे। नोट करके लिखना है, नोट करके इसी में लिखना है। नोट करके लिख लीजिए कि सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार तो करेगी, लेकिन वो किसी एक धर्म की तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देगी। क्या नहीं करेगी, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, सभी धर्मों के साथ समान करेगी, किंतु किसी एक धर्म की तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देगी, तुष्टीकरण बढ़ावा नहीं देगी। आप बोलेंगे कि सर ये तुष्टीकरण से क्या था, तुष्टीकरण मतलब एक धर्म की बदमाशी मतलब कोई धर्म बदमाशी करेगा, कोई धर्म उग्र रूप धारण करेगा या फिर तानाशाही करेगा, तो उसको क्या नहीं करेगी, बढ़ावा नहीं देगी। तो ये है पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, सरकार की प्रकृति। पहला प्रकृति हमने क्या देखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगला प्रकृति है लोकतंत्रात्मक। अगला पॉइंट डाल के लिख लीजिए, अगला सी के बाद डी लिख लीजिए, लोकतंत्रात्मक। हमारे सरकार की प्रकृति क्या है, लोकतंत्रात्मक है।
सरकार की प्रकृति क्या है? लोकतंत्रात्मक। अगला लिखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक। सी के बाद डी लिख सकते हैं, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्रात्मक से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्रात्मक, अब देखिए लोकतंत्रात्मक, हमारा लोकतंत्र कैसा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा चीज आप लोगों को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निधियात्मक लोकतंत्र, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर? अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक मतलब हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या करता है? चुनने का काम करता है, मतलब दूसरे को वोट डालने का काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए हमारा देश क्या है? लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी है। हमारा जो देश है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी, यानी सरकार की प्रकृति क्या है? लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक होने के कारण ही भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, क्या है? भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में मतदाताओं को 3 प्रकार की सरकार चुनने का अवसर मिलता है। नोट करके लिखो, नोट करके यहां लिख सकते हैं नोट। लोकतंत्रात्मक होने के कारण ही, लोकतंत्रात्मक होने के कारण ही, लोकतंत्रात्मक होने के कारण ही भारत विश्व का एकमात्र देश है, भारत विश्व का एकमात्र देश है, विश्व का एकमात्र देश है जहां मतदाताओं को प्रत्येक 5 वर्ष में 3 प्रकार की सरकार चुनने का अवसर मिलता है, चुनने का अवसर मिलता है। क्लियर? अब क्या बोला मैं? लोकतंत्रात्मक होने के कारण ही भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में यहां की मतदाताओं को क्या करने का मौका मिलता है? 3 प्रकार की सरकार चुनने का अवसर मिलता है। तो 3 प्रकार की सरकार कौन कौन सी है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। पहला तो क्या होगा? संघ सरकार, दूसरा क्या होगा? राज्य होगा, और तीसरा क्या होगा? स्थानीय सरकार होगी। स्थानीय सरकार, जो स्थानीय निकाय बोलते हैं, जो पंचायत बॉडी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको 3 प्रकार की सरकार चुनने का अवसर मिलता है, और किसके कारण मिलता है? लोकतंत्रात्मक होने के कारण ही मिलता है। और ये कहाँ से पता चलता है? हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमको स्पष्ट सरकार की प्रकृति समझ में आती है कि हमारी सरकार की प्रकृति कैसी है? लोकतंत्रात्मक। अगला देख सकते हैं आप लोग गणराज्य, डी के बाद ई लिख लीजिए, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। डी के बाद ई लिख दीजिए, गणराज्य, जिसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। हमारा राष्ट्र कैसा है? रिपब्लिक भी है। अभी रिपब्लिक से क्या तात्पर्य है सर? रिपब्लिक से तात्पर्य है कि जो सरकार का जो सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है, ठीक है, प्रथम नागरिक होता है या फिर सर्वोच्च पदाधिकारी जो बोल सकते हैं, वो क्या होता है? चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए गणराज्य से क्या तात्पर्य? सरकार का सर्वोच्च, राष्ट्र का प्रमुख, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सरकार ना लिख के राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, चुनाव के द्वारा चुना जाता है। आप देखे भी होंगे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का सबसे प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो किसके माध्यम से चुने जाते हैं? चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको रिपब्लिक है। हमारा जो राष्ट्र है कैसा है? गणराज्य है।
लोकतांत्रिक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है। ये हमको प्रस्तावना को देखने से सरकार की प्रकृति के बारे में स्पष्ट होता है, जिसमें मैंने बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और ये आपका गणराज्य। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि उद्देश्य क्या है, इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, या फिर प्रस्तावना को देखने से हमको क्या क्या चीजों के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता नजर आती है। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके, इस सेशन का फायदा मिल सके। क्योंकि पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें प्रस्तावना उसका महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में सबसे पहले नजर आता है न्याय। उद्देश्य में सबसे पहले क्या आता है? न्याय। पहला इस प्रकार से लिख सकते हैं, उद्देश्य में क्या नजर आता है? न्याय, यानी कि जस्टिस। अब देखिए, प्रस्तावना को जैसे हम पढ़ते हैं, जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि प्रस्तावना से हमको 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की? प्रस्तावना में 3 प्रकार न्याय का क्या है? उल्लेख है। अब इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है। कौन कौन से? पहला लिखा हुआ है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा क्या है? राजनीतिक। ठीक है, क्या क्या सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें न्याय लिखा हुआ है। न्याय में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख देखने को मिलता है? 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी न्याय का उल्लेख मिलता है? पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है और तीसरा राजनीतिक है। क्लियर। अब देखिए, अब इस सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य, इसको समझिए। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करना, समाज की सभी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करना। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज की सभी प्रकार के भेदभाव को क्या करना? समाप्त करना। समाज में व्याप्त सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की भेदभाव रहेगी उसको समाप्त करना क्या है? सामाजिक न्याय है। ठीक है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि अमीरी गरीबी की भेदभाव को समाप्त कर, भेदभाव को क्या करना? समाप्त करना। समाप्त कर सभी को समान आजीविका, आजीविका मतलब जीवन यापन, आजीविका का अवसर देना। ये किससे स्पष्ट होता है? संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। क्लियर। अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सरकार में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करना। क्या करना? शासन में सभी प्रकार की शासन में समान भागीदारी का अवसर देना। इसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक न्याय बोलेंगे। इसी समान भागीदारी या राजनीतिक न्याय के कारण ही आप देखे होंगे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति की वोट का भी कीमत वही होता है, यानी कि उसके भी वोट को एक ही वोट गिना जाएगा और एक आम नागरिक के एक वोट को भी एक ही वोट गिना जाएगा। ये हमारा राजनीतिक न्याय हमको कहाँ से देखने को मिलता है? संविधान की प्रस्तावना से देखने को मिलता है। आप देखे होंगे एक कलेक्टर के वोट को भी एक ही वोट गिना जाता है और एक आम नागरिक हो या फिर जो कुली या फिर मजदूरी करने वाला नागरिक होता है उसके वोट को भी एक ही काउंट किया जाता है। ये हमारे राजनीतिक न्याय का पावर है साथियों। ये हमारा राजनीतिक न्याय संविधान की प्रस्तावना से हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये हमको क्या संविधान की प्रकृति यानी कि प्रस्तावना की प्रकृति से हमको ये चीजें देखने को उद्देश्य में हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखिए
अब दूसरा चीज हमको देखने को मिलता है स्वतंत्रता। दूसरा क्या देखने को मिलता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, जब आप संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता को देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना अगर याद है तो उनकी प्रस्तावना से जुड़े जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आप लोगों को बहुत हद तक 90% प्रश्न आप लोगों का बन जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना में हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलता है। और वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है? पहला जब आप पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? पहला तो है विचार, इस प्रकार से लिख सकते हैं विचार। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति। तीसरा क्या है? विश्वास। चौथा क्या है? धर्म। और पांचवा क्या है? उपासना। तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलता है? संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के और कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 19 आप लोगों ने पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि अनुच्छेद 19 जब आप लोग पढ़ते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो किस में देखने को मिलता है? हमको अनुच्छेद 19 में भी देखने को मिलता है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी हमको क्या देखने को मिलता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर साथियों? अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद समानता। कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? बी के बाद इधर आप सी लिख सकते हैं। बी के बाद क्या लिख सकते हैं? समानता। समानता। अब संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता लिखा हुआ है। प्रतिष्ठा और दूसरा क्या होता है? प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। अवसर। कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। वो कौन कौन सी है? पहला तो है प्रतिष्ठा और दूसरा क्या है? अवसर की समता। तो ये चीजें हमको उद्देश्य से स्पष्ट नजर आती है। आगे भी लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख। आगे देखते हैं। अब मैं क्या क्या बताया था? प्रस्तावना को देखने से कौन कौन सी चीज स्पष्ट होती है? यहां जब मैं आप लोगों को बताया था, कितनी चीजें बताया था? एक संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत जिसमें मैं बताया था कौन है? जनता है। दूसरा मैं बताया था कि उसकी प्रकृति क्या है? सरकार की प्रकृति क्या है, जिसमें मैं प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी चीजें बताएं। उसके बाद उद्देश्य बताया मैं। उद्देश्य कौन कौन सा है? आपको बताया था न्याय, स्वतंत्रता और क्या है? समानता। इतनी चीजें देखें हम लोगों ने। और एक चीज लिखा था कि संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि। ये चीजें भी देखने को मिलता है। हम संविधान की प्रस्तावना को जब देखते हैं तो ये चीजें भी देखने को मिलता है। तो अगला लिखिए संविधान लागू होने की तिथि। अगला आप इसी को हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। चौथा, संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख कब है? 26 जनवरी सन 1949। 26 जनवरी 1949 ये चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हिंदी में भी लिखा हुआ है 26 जनवरी सन 1949, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत सन 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीजें भी हमको संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इन सब के अलावा भी संविधान की प्रस्तावना में और भी 3 शब्द देखने को मिलता है। कौन कौन से वो शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द आप लोगों ने देखे होंगे। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द आप लोगों ने देखे होंगे। प्रस्तावना में 3 शब्द देखने को मिलता है। प्रस्तावना में 3 शब्द और देखने को मिलता है। वो कौन कौन से? अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। पहला क्या लिखा हुआ है? अंगीकृत, जिसको मतलब एडॉप्ट,
ठीक है। अंगीकृत, दूसरा लिखा है अधिनियमित, जिसको बोलते हैं इनेक्ट, ठीक है। और तीसरा लिखा हुआ है आत्मार्पित, ठीक है। सेवरल ओवर सेल्फ बोलते हैं, ओवर टू ओवर सेल्फ, ठीक है, आत्मार्पित। अब देखिए अंगीकृत का मतलब क्या होता है, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं या फिर स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है क्या है, लागू करते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या होता है, लागू करना, लागू करना या फिर करते हैं, ठीक है। और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपते हैं, स्वयं को सौंपना। क्लियर, ये चीजें भी हमको संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या क्या बताया, प्रस्तावना में 3 शब्द और देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करना, स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है हम उसको लागू करते हैं। और आत्मार्पित का मतलब क्या होता है, आत्मा को अर्पित करते हैं, यानी कि स्वयं हम स्वयं को सौंपते हैं। क्लियर है साथियों। अब देखिए इन सब के अलावा कुछ फैक्ट जो संविधान की प्रस्तावना से पूछे जा सकते हैं, वो चीजें भी आप लोग याद रखिएगा या फिर नोट करके रखी रहिएगा, ताकि इनसे प्रश्न, कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटना चाहिए। अब आप इस नोट करके लिख सकते हैं, 4-5 फैक्ट टाइप की बातें हैं। इसको मैं इस प्रकार से लिखा देता हूं कि संविधान की जैसे मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि संविधान की प्रस्तावना में कितने बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है, तो आप लोगों को आंसर होना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। पहला, ऐसे लिख सकते हो, प्रस्तावना में 2 बार